हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज़ क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ आज है नवेद बेग। जिन लोगों को याद हो हमारा 50th एनिवर्सरी शो जो हुआ था उसमें सॉरी ईद का शो हुआ था, उसमें हमारे साथ नवेद भाई को आपने पहली बार देखा और अली फरजाद भी थे। ऑफ कोर्स अली फरजाद आजकल बिजी हैं। तो नवेद भाई वेलकम टू द शो, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब खैरियत। बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। नवेद भाई एक्चुअली काफ़ी मिस कर रहे थे शो में आना, आई थिंक उनको काफ़ी अच्छा लगा विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। तो हमने कहा नवेद भाई को फिर लाया जाए और होपफुली ज़्यादा लाया जाए। आज नीरज मुझे नहीं पता ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एज यूजुअल उनकी बच्चियों का नहीं पता। अगर उनकी बच्चियों ने उनको सो गई हैं तो आ जाएंगे, नहीं सोई हैं तो ऑफ कोर्स नहीं आ पाएंगे। फैज़ इज़ ऑन ट्रैवल। उन्होंने कहा कल आ जाऊं, लेकिन मैंने कहा यार नवेद भाई का आज मैंने बोल दिया तो विल डू इट टुडे। तो नवेद भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है क्रिकेट में। आपने कुछ इंडिया और इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया, कुछ उसका आपने देखा या कुछ पता चला कि इंडिया ने क्या ज़बरदस्त विक्ट्री की है? हाँ, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री आज इंडिया की तरफ से। अगेन लास्ट डे परफॉर्मेंस, इससे पहले उन्होंने लॉर्ड्स में भी लास्ट डे में जो है इंग्लैंड को सेकेंड इनिंग्स में आउट किया। और आज भी सेकेंड इनिंग्स में, हालांकि काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो था एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। ऑल फोर रिजल्ट्स बीइंग पॉसिबल: इंडिया विक्ट्री, इंग्लैंड विक्ट्री, ड्रॉ एंड ऑल्सो अ टाई। और अगेन इंडिया showed their bowling strength. They have the capability of taking 20 wickets even with their second string, या जिसको अब second string भी नहीं कह सकते because the second string is also becoming seasoned. तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बॉलिंग की, ऑफ कोर्स लेड बाय जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद वेल सपोर्टेड बाय उमेश एंड कंपनी। मैं चले स्टैट शेयर देखते हैं कि मैच मैच में हुआ क्या। तो लेट्स लुक इट अप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच गया नवीद भाई ये। पहला जो मतलब जब ये गेम स्टार्ट हुआ है तो इंडिया का थर्ड टेस्ट की तरह कोलैप्स स्टार्ट होना शुरू हुआ। स्कोर कार्ड देखा जाए इंडिया की पहली इनिंग्स में तो रोहित और राहुल पहली इनिंग कुछ खास कर ना पाए। कप्तान विराट कोहली ने 50 रन की स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया, लेकिन वो फिर सेंचुरी ना बना पाए। फिर जडेजा रहाणे रहाणे हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन दिस टूर। कुछ नहीं कर पाए। ऋषभ पंत फिर इसी तरह जल्दबाजी में आउट हुए या अपने स्टाइल में खेलते हुए आउट हुए। लेकिन आई थिंक इस टेस्ट के स्टार परफॉर्मर शार्दुल ठाकुर हैं, जिनको इस टेस्ट में लाया गया। उन्होंने 57 बनाए। बड़े हमारी मेरी और नीरज की इस टेस्ट से पहले बात हुई थी कि जो है रवि अश्विन जो हैं वो उनको खेलना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली शार्दुल ठाकुर को तो एक्सपेक्टेड था कि लाया जाए, लेकिन रहाणे को भी परसिस्ट किया गया और रवि रवि अश्विन को नहीं लाया गया। इनफैक्ट उमेश यादव आए उनकी जगह। तो विराट कोहली की अपनी चॉइस ही लग रहा था कि ये इनका जो डिसीजन है ये फायर बैक करेगा। इवेंचुअली 191 वाज नॉट अ बिग स्कोर। इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की, अगेन मिडिल ऑर्डर डिड सम यू नो इंग्लैंड का भी एक्चुअली टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। डेविड मलान और जो रूट लंबी इनिंग ना खेल पाए। आई थिंक दैट्स अ मेजर डिफरेंस इस इंग्लैंड की हार में। और लेकिन ओली पोप ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 81 बनाए, और फिर बेयरस्टो, मोइन अली और क्रिस वोक्स ने में उनका अच्छा साथ दिया। तो इंग्लैंड को तकरीबन 100 रन प्लस की लीड मिली थी। लेकिन जवाब में इंडिया ने जो है रोहित शर्मा ने जो है पिच फ्लैट होती गई। जिस तरह पहले दिन थी, इट वाज स्टिल देयर वाज मूवमेंट, इट बिकेम मच मोर फ्लैटर। और फिर रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त 127 बनाया एंड एवरीबडी स्टार्टेड क्लिकिंग। के राहुल 46, पुजारा 61, कोहली 44, नीचे से पंत और फिर शार्दुल ठाकुर अगेन। शार्दुल ठाकुर ने 60 बनाए और पंत ने 50 बनाए। तो ठीक 466 की तकरीबन 368 का टारगेट सेट किया इंडिया ने इंग्लैंड को। तो जैसे नवेद भाई कह रहे थे आखिरी दिन कोई भी रिजल्ट पॉसिबल था और इंग्लैंड लग रहा था कि जीत भी सकता है, बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड स्टैंड मिला। लेकिन फिर भाई बुमराह शो। विकेट कॉलम में बुमराह का इतना नाम नहीं है, लेकिन ऑली पॉप और जॉनी बेयरस्टो को बुमराह ने आउट किया, दो ही विकेटें नहीं। लेकिन बुमराह ने जिस किस्म की बॉलिंग कराई है, आई थिंक दैट जस्ट शुक अप द एंटायर इंडियन इंग्लैंड बैटिंग टीम। और दूसरी तरफ से फिर शार्दुल ठाकुर, जडेजा, उमेश यादव, इन सब ने फ़ायदा उठाया और इंग्लैंड ने इवेंचुअली इंग्लैंड को ऑल आउट किया 157 रन से। ये मैच अपने नाम किया। तो मेरे नज़दीक इस मैच में नवीद भाई जो मैन ऑफ द मैच है रोहित शर्मा है, लेकिन फॉर मी द मैन ऑफ द मैच इज एक्चुअली शार्दुल ठाकुर।
आपका इस मैच में मतलब ओवरऑल आप क्या समझते हैं, कहाँ पे इंडिया ने ये मैच जीता, इंग्लैंड ये मैच हारा? हाँ, दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टीम, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो धोनी की टीम थी, अब उसकी छाप खत्म होके कोहली की टीम नजर आ रही है। क्योंकि आपने कहा अश्विन को ड्रॉप किया गया, अश्विन वाज परमानेंट फिक्सचर इन धोनीज टीम्स, राइट? तो उनका पीछे आईपीएल से भी कनेक्शन था। तो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस। उसमें कुछ लोगों को कोहली की कीपिंग परसिस्टेंस विद जडेजा एंड रहाने एंड इवन पुजारा टू सम एक्सटेंड एंड ब्रिंगिंग इन शार्दुल, देयर वर सम फैंस व्हिच वर नॉट हैप्पी। और उसमें काफी आप क्रिक इन्फो वगैरह पे भी आप इस पे कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन कोहली इज स्टैंडिंग फर्म एंड ही इज मेकिंग हिज ओन टीम। So that is one thing which is obvious. Shardul Thakur, actually, I was reading Cricket Info पे एक comparison था, या article था कि somebody was, it's too early to say, comparing him to Ian Botham of England. कि जिस तरह से Ian Botham would come and like play accordingly, whether if the team needed batting, he will perform in batting. If the team needed bowling, he will perform in bowling. तो आज शार्दुल ने भी 2 विकेटें ली, जैसे आपने देखा, he gave them the breakthrough, रॉरी बर्न्स को आउट किया। लेकिन मुझे एक या दो चीजें बड़ी, जिस वजह से बुमराह was of course a factor, but if you look overall, 100, I think 112 or something for 7 first innings India. Shardul came and scored that critical 50, 60-70 रन का उन्होंने किया डिफरेंस, 190 और अराउंड स्कोर किया इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में सेम ट्रेंड, 312 पे कोहली आउट हुआ, 468 इंडिया ने बनाए। Even Bumrah and Shami, first test, and this time Bumrah and Umesh, they added around 50 or so runs. तो अगर आप इन सबको ऐड करें तो आई थिंक दैट इज द रियल डिफरेंस। इफ यू लुक एट इट, अगर यही 368 के बजाय अराउंड 275 की चेस कर रहा होता इंग्लैंड, वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट स्टोरी। फील्ड सेटिंग्स वगैरह में इतने अग्रेसिव नहीं हो पाते इंडिया, और एक दो आउट होने के बाद इवन व्हेन रूट वाज ऑन द क्रीज, दे वर एबल टू सस्टेन दैट प्रेशर। दूसरी चीज जो मुझे स्ट्राइक की, आई वाज लुकिंग एट द बॉलिंग ऑफ मोइन अली वर्सेस रविंद्र जडेजा। दोनों ने सेकेंड इनिंग्स, तीसरी इनिंग्स जो इंडिया की थी, 26 ओवर मोइन ने फेंके, 118 रन दिए। 2 विकेटें उन्होंने ली लेकिन 118 रन दिए। जबकि रविंद्र जडेजा ने 30 ओवर फेंके और 2 विकेटें उन्होंने भी ली, विकेटें उनकी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिर्फ 50 रन दिए। तो एक तरफ से बांधे रखना विकेट, विकेट ना लेने के बावजूद वो प्रेशर और रन्स का प्रेशर, जिसकी वजह से फिर दूसरे एंड से दे वर एबल टू एक्चुअली पुट दैट एक्स्ट्रा प्रेशर। तो बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग, इवन 22 ओवर में 27 रन या 24 ओवर्स में 27 रन। बट इवन शार्दुल एंड सिराज एंड उमेश यूजुअली ही इज एग्रेसिव, सो ही गोस फॉर मोर रन्स। लेकिन ये दो या तीन चीजें हैं जो मुझे नजर आई जो डिफरेंट थी फ्रॉम फ्रॉम इंग्लैंड परस्पेक्टिव। और दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड का भी मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, ब्रेटल था, और इवन इंडिया का भी सेकेंड इनिंग्स में दे पुट अप अ फाइट, बट फर्स्ट इनिंग्स में और उससे पहले वाले टेस्ट मैच में भी वी सॉ लाइक देयर इज वल्नरेबिलिटी इन द मिडिल ऑर्डर फॉर बोथ टीम्स। Oli Pope did score in the first innings, but Bairstow has been on and off. Butler को भी उन्होंने ट्राई किया, और same with India also. Pujara, Rahane, they are not that consistent. Pant is hit and miss as well. But those are the things that I think made the difference. या आई थिंक यहाँ पे थर्ड टेस्ट के बमुकाबला पहली जो इनिंग थी, ऑफ कोर्स उसमें बॉल सीम और स्विंग हो रही थी, और इंग्लैंड के बैट्समैन ने, बॉलर्स ने अच्छा फ़ायदा उठाया। अदर देन शार्दुल ठाकुर ने टुक देम टू टास्क और बड़ी फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई। आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस, बिकॉज अगर वो और जल्दी आउट हो जाते तो लीड बड़ी होती, तो मे भी फ़र्क होता। लेकिन जहाँ पे पिच फ्लैट होना शुरू हुआ है, वहाँ पे मेरे नज़दीक बॉलिंग में इंडिया की बॉलिंग ज़्यादा सुपीरियर नज़र आई इन सम डिग्री, एटलीस्ट इन द पेस। बुमराह हो गए या उमेश हो गए, दे आर अ फ्यू यार्ड्स फास्टर देन एनीबडी इन द इंडियन इंग्लैंड टीम। तो इंग्लैंड ने आई थिंक जहाँ पे विकेट फ्लैट होना शुरू हुई, वहाँ पे मे बी उनकी रिवर्स स्विंग प्रावेस इतनी नहीं थी, ना उनके पास उतनी ज़्यादा पेस है। जहाँ पे सीम स्विंग थी, क्लासिक इंग्लैंड कंडीशंस,
थर्ड टेस्ट में। वहाँ पे इंग्लैंड की सीमर्स ने ओवरटन हो गए या फिर ऑली रॉबिन्सन हो गए, उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया, जो एंडरसन तो ऑफ कोर्स करते हैं। लेकिन जहाँ पे पिच फ्लैट होना शुरू हुई, वहाँ पे आई थिंक जो है एक्स फैक्टर इंग्लैंड के पास नहीं है बॉलिंग में। तो दे कुडंट मेक दैट ब्रेक थ्रू। ऑफ कोर्स इंग्लैंड इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी सॉलिड है कि चल जाए, और अगर कंडीशंस उनके हिसाब से हो जाएं तो बड़ा मुश्किल है फिर उनका आउट करना। वही हुआ। उसके मुकाबला अगेन, अगर इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और जडेजा का आपने बिल्कुल सही बात की कि जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बड़ा फर्क होता है। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वे मोर डिफिकल्ट टू प्ले देन अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर। पर्टिकुलरली जडेजा ने राउंड द विकेट, ओवर द विकेट आके लेग, आउटसाइड द लेग के जो रफ है वो बड़ा अच्छा यूज़ किया है, तो वहाँ से उसकी ठीक ठाक स्पिन होना शुरू हो गई। तो फिर इनको ऑफ कोर्स इंग्लैंड बैटिंग जो है वो अच्छी स्पिन जब हो रही हो तो इट्स ट्रबल फॉर देम। वर्सेस मोइन अली ओवर द विकेट आके एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर, इज नॉट समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक वहाँ पे जो है मैच का पासा पलटा है। लेकिन ऑल कूडोज टू इंग्लैंड, इंडियन इंडियन टीम, क्योंकि 191 ऑल आउट होने के बाद और 100 रन प्लस की लीड खाने के बाद इस तरह कम बैक करना इज रिमार्केबल। और यहीं पे आप सही कह रहे हैं कि विराट कोहली की टीम नज़र आती है, कि विराट कोहली परसिस्टेड विद हिज पेसमैन, आई थिंक। बट देन अगेन द पेसमैन हैव टू रिपे हिम, और यहाँ पे पेसमैन ने उनको रिपे किया। उमेश यादव आए, उन्होंने रिपे किया। शार्दुल ठाकुर इज नॉट द पेसियस, लेकिन की विकेट निकाल जाता है बंदा। तो मेरे नज़दीक ऑनेस्टली रोहित शर्मा की 127 तो है, लेकिन फॉर मी द मैन ऑफ द मैच इन दिस गेम है शार्दुल ठाकुर। सीरीज 2-1 इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया कैन नॉट लूज द सीरीज एनी मोर। टाई हो सकती है, फाइनल टेस्ट में देखा जाएगा, लेकिन इंडिया ऑफ कोर्स हैज द अपर हैंड गोइंग इनटू द फाइनल टेस्ट। जहां से इंडिया से चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान किया, जो काफ़ी सरप्राइजिंग कुछ लोगों के लिए, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए। कर्टसी आईसीसी। जो कप्तान बाबर आजम है, शादाब खान वाइस कप्तान है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन वाइस कप्तान है। आसिफ अली की वापसी हुई। आजम खान के ऊपर बड़ा नाम उठ रहा है, हर कोई आजम खान के ऊपर बोल रहा है इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है भाई, इसने खुद थोड़ी डाला है, इसको डाला गया है। लेकिन आजम खान इस टीम का हिस्सा है वर्ल्ड कप में जो जा रही है। एंड आजम खान इज बेयरली प्लेड 2 और 3 T20s। हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह की वापसी। मोहम्मद हफीज़ इज़ द ओनली सीनियर प्लेयर इन द टीम अदर दिन बाबर। बाबर भी कितना सीनियर कहेंगे आप, लेकिन हाँ, मोहम्मद हफीज़ इज सीनियर मोस्ट। हसनैन, नवाज़, मोहम्मद रिजवान ऑफ कोर्स, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, सुहेब मकसूद। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसमें उस्मान खादिर, शाहनवाज धानी, एंड आई थिंक वन मोर पर्सन आई एम फॉरगेटिंग हिज फखर नेम। जमान। फ़खर फखर जमान। जमान। हाँ, वो आपके बेसिकली रिजर्व प्लेयर्स हैं, क्योंकि आपके पास 3 और रिजर्व प्लेयर होंगे। इस टीम से मैं शुएब मलिक का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि मैं तो नहीं समझ रहा था होगा। ऑफ कोर्स आई मीन ही हैजंट प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम। वहाब रियाज का सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वहाब रियाज भी टीम से काफ़ी अर्से से बाहर हैं, तो आई डाउटेड इट। लेकिन रमीज़ राजा का स्टैम्प नज़र आ रहा है, यंग प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर की वापसी नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद आमिर हो सकता है अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें कुछ अर्से में ही। लेकिन हाँ, इस टीम के ऐलान के मेरे ख्याल में विद इन अ डे एक और बड़ी अनाउंसमेंट आई। वो ये कि मिसबा उल हक और वक़ार यूनुस रिज़ाइन फ्रॉम द कोचेस, फ्रॉम द पोजीशंस। और रिज़ाइन कम होगा, मोस्ट प्रोबेबली उनको कह दिया गया होगा कि आप रिज़ाइन करें, या उनको अंदाज़ा हो गया होगा ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। तो पहले टीम की तरफ आते हैं। नवीद भाई, डू यू थिंक दिस टीम इज़ अ गुड कंपेटिटर फॉर द वर्ल्ड T20? फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऐसा लगता है कि इनएक्सपीरियंस इसमें जो सरप्राइजेज हैं, ऑफ कोर्स आजम खान का आपने नाम लिया, एंड इवन आसिफ अली, काइंड ऑफ अ सरप्राइज, नॉट बीन परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये दो तो बड़े ऑब्वियस से सरप्राइजेस नजर आते हैं। फखर जमान कुड हैव बीन इन द साइड जस्ट बिकॉज ऑफ शर्जील भी हिज नहीं है। और शर, शर्जील भी नहीं है। शर्जील केम बैक, आई डोंट नो वेदर इट इज हिज फिटनेस और परफॉर्मेंसेस, बट डेफिनेटली फखर जमान कुड हैव बीन इजीली देयर ही वनडे। प्लेड, बाय द वे, शर्जील प्लेड द लास्ट T20 जो वेस्ट हाँ इंडीज ने एक ही खेला जीता, जो पाकिस्तान, उसमें हाँ, खेले थे शर्जील। यस गो यस। अहेड। और मेरा ख्याल है बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी इज एन ऑटोमेटिक चॉइस दीज डेज. Hasnan has been pretty consistent. I think he's okay. Haris Rauf, हसन अली ऑफ कोर्स, Hassan हसन अली Ali. और So it's शाहीन शाह। it's a decent bowling lineup.
अगर आप देखा जाए। उसके बाद स्पिनर्स में आप देखें तो ऑलराउंडर आप कहेंगे इमाद वसीम, शादाब खान, ऑफ कोर्स उनकी जगह बनती है इस टीम में। और मोहम्मद नवाज वापस आए हैं, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया है। सो नहीं, मशरफ को भी ड्रॉप किया गया। हाँ, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया है, सो दैट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग, बट मे बी बिकॉज ऑफ द विकेट्स, जो कि क्योंकि यूएई में ये मैचेस खेले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पिन हैवी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट रखा है कि नवाज कैन ऑल्सो बैट एंड बॉल, सो कैन इमाद एंड शादाब। तो हो सकता है फ़हीम अशरफ को रखा जा सकता था नवाज की जगह, या इवन इमाद की जगह, लेकिन आई थिंक दैट वाज प्रॉबली व्हाट द सेलेक्टर्स वर थिंकिंग। बैटिंग लाइनअप में अदर देन अगर आप देखें हफीज और बाबर आजम और रिजवान इज ऑफ कोर्स परफॉर्मिंग, सो आई थिंक रिजवान और बाबर ओपन करेंगे। एंड देन शोएब मकसूद ऑफ कोर्स डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस में आए हैं, ही डिड नॉट परफॉर्म that well. He was okay in England, considering he was making a comeback. So he would definitely be in the side. And then other than that, I see Asif Ali and Azam Khan, and Khushdil Shah. So Khushdil Shah, successful in domestic and PSL, not that impactful so far. So far, at international level, even strike rate is 110. I think I was just looking at his stats as compared to 135 in domestic. So I think Khushdil Shah, Azam Khan, Asif Ali, इन तीन में से शायद दो को खिलाया जाए एट अ टाइम, और बाकी बाबर आजम रिजवान विल ओपन, एंड देन विल हैव either Nawaz or Imad, and then Shadab, of course, will be in the team. आई थिंक जो बैटिंग लाइन मुझे नजर आ रही है, मोहम्मद वसीम जूनियर, बाय द वे, मोहम्मद वसीम जो नाम लिखा है, Mohammad Wasim Jr. is an all-rounder, इज एन right? ऑलराउंडर, तो ये बेसिकली फ़हीम को रिप्लेसमेंट ये हैं। Correct, एंड आई correct. थिंक बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ होगा, बहुत यंग है, लेकिन आई थिंक दिस गाय इज़ वेरी टैलेंटेड। तो The ये only the only problem I एक्सपीरियंस नहीं है। think, हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अनाउंस कर दिया इन्होंने टीम, बट बिफोर दैट देयर आर कपल ऑफ अदर सीरीज, राइट, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस देख सिर्फ के। न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अच्छा, सिर्फ न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के सीरीज साथ सीरीज़ होनी थी, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो पोस्टपोन हो गई है। पोस्टपोन हो गई, या फिर मुझे नहीं लगता, मुश्किल ही है, मतलब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में भी आता नहीं आता, विल सी अबाउट दैट। Yeah. लेकिन इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, जो न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश से खेल के, जो बेसिकली सेकंड मेन प्लेयर्स उनके बहुत सारे नहीं हैं उसमें, लेकिन स्टिल अ गुड टीम, वो आएगी हम्म। पाकिस्तान खेलने। मुझे जो लग रहा है टीम होगी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, सोहेब मकसूद वन डाउन जो उनकी प्रेफर्ड पोजीशन है। लेट्स सी कि वो, उन्होंने बड़ा कहा था कि मैं नंबर वन डाउन पे खेलना चाहता हूँ, देखते हैं आप परफॉर्म हम्म। कर पाते नहीं कर पाते। फिर आपके पास मोहम्मद हफीज़ हैं, उसके बाद फिर बड़ा ओपन स्लॉट आ जाता है कि आपके, हाँ, आसिफ अली, आजम खान, आसिफ अली और खुशदिल शाह में से इट्स either two or one out of three. आपका क्या नाम है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, इफ्तिखार, इफ्तिखार भी टीम में शायद। हाँ, इफ्तिखार भी मसलन ऑन एंड ऑफ थे, आई थिंक ही वाज परफॉर्मिंग better than Asif Ali. That's why Asif Ali is still a surprise for me, क्योंकि या there were other options. But तो सेब मकसूद होंगे, फिर मुझे लगता है कि आजम खान को ज़्यादा चांस दिया जाएगा, उनको रमीज़ राजा को भी पसंद नहीं है। आपके पास फिर ऑफ कोर्स खुशदिल शाम या आसिफ अली में से एक होगा। फिर आपके पास ऑलराउंडर हैं इमाद, वसीम, और फिर आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। देन यू माइट हैव द टेल, Shadab will play. शादाब होंगे, शादाब विल बी देयर, एंड देन यू हैव बेसिकली शाहीन, हसन अली, और या Most तो likely हसनैन या हारिस रऊफ में से एक हारिस करेंगे। रऊफ का ज़्यादा चांस है, उसको ज़्यादा दिया जाता है हसनैन के ऊपर। But overall, yeah, it is वेरी बैलेंस तो कह सकते एक्सपीरियंस, हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कम है, बहुत खासा एक्सपीरियंस कम है। बैटिंग हमारे ऑर्डर साथ में। पता नहीं क्यों ये होता है कि सबसे वियर्ड चीज़ ये होती है कि अब 4 साल आता है, 2 साल की वर्ल्ड कप की प्लानिंग चलती है, और जो वर्ल्ड कप आता है बिल्कुल एक नई टीम होती है। नई टीम आ जाती है। असूलन तो ये होना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने एक टीम बेसिकली, चले चेंज भी हुआ, रीबिल्डिंग जो हमेशा होती है, रीबिल्डिंग में आपने टीम जो बनाई, अब स्टिक करो उन प्लेयर्स के साथ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और वो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, चाहे अच्छा खेलें चाहे बुरा खेलें, आप इक्का दुक्का प्लेयर्स ऊपर नीचे लेके चलें। कोविड की वजह से खैर बहुत सारा चीज़ें चेंज हुई हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शन, जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे, क्वारंटीन, ये भी मेरे ख्याल में इशू रहा है। लेकिन ओवरऑल 2 से 3 आप साल एक ही प्लेयर्स लेके चलें, और वो पे एक्सपीरियंस के साथ जाएं। जो आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी या नंबर वन रही थी सरफराज के अंडर, वो एक कोर न्यूक्लियस ऑफ पीपल था जो रहे साथ कुछ अर्से,
हम्म। और बहुत सारे उनमें से सरफराज जा चुके हैं। मेरे ख्याल में सरफराज को रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, अपनी इज्जत थोड़ी सी रखनी चाहिए। मैं वेरी डिसअपॉइंटेड विद हाउ सरफराज हैज बीन ट्रीटेड। लेकिन मुझे अब ये भी लगता है सरफराज ने अपनी इज्जत खुद गिराई टीम के साथ। जहर है कि आई थिंक अच्छी नीयत में रहा होगा। बाबर आजम में भी चाहते थे साथ साथ रहें टीम के, इसलिए साथ साथ रहे, लेकिन उनको बड़ी अनसेरेमोनियसली ड्रॉप कर दिया गया है। एक मैच में भी चांस नहीं मिला उनको। तो आई थिंक कोई उससे हासिल नहीं हुआ सरफराज को, जो भी पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे, दैट डिडंट वर्क या आउट। लेकिन एनी केस ये सब तो हुआ, लेकिन इस टीम के अनाउंस होने के बाद जो नतीजा निकला वो ये कि एक धमाका हुआ और मिसबा उल हक और रमीज वक़ार यूनुस ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोस्ट से रिज़ाइन किया। तो न्यूजीलैंड की सीरीज एंड गोइंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप का नहीं पता, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज में अब्दुल रज़ाक विल बी द बैटिंग कोच और सकलैन विल बी द बॉलिंग कोच, जो नेमल बदल में निकले। तो इस सारे सिनारियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, इसमें तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि चेंज ऑफ गार्ड, राइट? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, और रमीज राजा इज टेकिंग ओवर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि this would be now Ramiz Raja's administration, or this is the start. If you look overall, Misbah और वकार की जो era था, this era wasn't that, जैसे आप कहना कि जिसको आप डिफेंड कर सकें बहुत ज्यादा, right? It was up and down. We did have some victories, but mostly against lower ranked sides. और इंग्लैंड में भी जो परफॉर्मेंस थी, वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। सो ओवरऑल आई थिंक 1 साल उनका शायद कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त बाकी था, बट द चेंज इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। So surprising the timing of it so close to the World Cup. But let's see who would be the new coach, whether it be local, foreign, or if I don't know how Ramiz would approach this job, but it will be interesting. पाकिस्तान के क्रिकेट में यही चीज, नॉट इवन ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड, वी आर अनप्रिडिक्टेबल। हमेशा कोई ना कोई तो इंटरेस्टिंग न्यूज आती रहती है, राइट, पता लगा राइट, रहता है। राइट। पीटर मूर का नाम आ रहा है कि पीटर मूर को टैप करने की कोशिश की जा रही है हेड कोच की पोजीशन के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आया ये हो सकता है या नहीं हो सकता, गॉड नोज। इट सीम्स इफ आई एम पीटर मोर आई विल प्रोबब्ली वेट टिल द वर्ल्ड कप, बिकॉज अगर वर्ल्ड कप में आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो पीटर मोर विल नॉट पुट हिज नेक ऑन द लाइन, या मेरा तो ख्याल है। बॉटम लाइन ये है कि मेरे ख्याल में आई मीन मेडिकल तो होते हैं, टीम यंग है, मेडिकल भी कर सकती है। अगर आपके पास हिटर एक चल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि रियलिस्टिकली ये जो सारे जब इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, जब इनमें माइंड गेम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा आता है। आपने बॉलर्स देखे हुए होते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करना, किसी भी डोमेस्टिक में, चाहे आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया के हैं या उसके, अनलेस आप कोई फवाद आलम की तरह इतने बड़े परफॉर्मर हैं कि फिर आपको चांस भी, खैर फवाद आलम को कितना चांस मिला, यहाँ तो लोगों को इतने चांस मिले हैं। लेकिन ये जो सिलेक्शन है इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। मोहम्मद वसीम जूनियर का प्रीटी मच पहला सीज़न था, नेशनल T20 कम खा। उनको पिछले साल ही देखा गया और बड़े अच्छे नज़र आए वो, लेकिन सीधा टीम में आ जाना, इट्स नॉट सरप्राइजिंग। शाहनवाज, मतलब अगर आप हारिस रऊफ की बात करें तो दो उनकी क्लेम टू फेम PSL ही है। अभी तक उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि उन्होंने पूरे मैच जितवाए हैं आपको। आजम खान को भी यही ऑस्ट्रेलिया था। में उन्होंने बीबीएल में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस कुछ थी, जिसकी वजह से ही मेड, दैट्स व्हाई ही वाज, ही केम इनटू पाकिस्तान साइड। आई थिंक बीबीएल में या उन्होंने लास्ट सीजन में कुछ परफॉर्मेंसेस या दी थी। अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन नॉट लाइक आउट ऑफ, मतलब कि पांच हाँ, पांच लाइक शाहिन नॉट शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग, या काउंटी में जाकर हैट्रिक की और 5 विकेटें ली। आई मीन वो तो अब है स्टेपल। लेकिन हारिस रऊफ का ये था कि आई मीन बाउंसी विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स, T20 में विकेटें हर तरह से आ जाती हैं आपके पास, ना भी लेना चाहें आखिर में सब मार होते हैं आपको। उनको पिटे भी काफ़ी हैं वहाँ पे वो, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा ये है कि हसनैन को तो सही से चांस नहीं मिला, लेकिन हसनैन का वही है कि कंसिस्टेंसी की बात, क्वेटा ग्लैडिएटर से वो खेलते हैं, लेकिन उनकी कई मरतबा बेइंतहा पिटाइयाँ भी हुई हैं। स्पिनर कोई आपने लेग स्पिनर कोई टीम में रखा नहीं, लेकिन उस्मान कादिर को मेरे ख्याल में चांस ज़्यादा देना चाहिए। आई मीन इज़ अ गुड बॉलर। आई थिंक ओवरऑल ये है कि मिसबा और वक़ार यूनुस के जो बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग गए।
आई मीन वैसे भी कौन से मतलब अच्छी लेगेसी तो बिल्कुल नहीं है। मे बी इनको ये था कि वर्ल्ड कप में हमारे में सब मतलब की टीम सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन इनको नज़र आ गया था वर्ल्ड कप के बाद वैसे ही फारिग कर दिया जाएगा इनको, तो आई थिंक इन्होंने पहले ही कट मार लिया, लेकिन टीम को बड़े गलत धारे पे छोड़ के चले गए ये। आई मीन आई बाबर आजम के लिए आई थिंक बाबर आजम के साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी, इनको कैप्टन बनाया गया, बाबर ने मांगा नहीं, बनाया गया, अब जारी बात है बनाया तो करेंगे, अब उनके ऊपर ये पॉलिटिक्स भी सारी झेलनी पड़नी है, वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे टीम जो कि यंग टीम है। आई मीन इट माइट बी अ गुड टीम, आई मीन टेक्निकली थ्योरेटिकली सारे बिग हिटर्स ने परफॉर्म कर जाए तो बड़ी बात है, लेकिन रियलिस्टिकली आई थिंक हमें उम्मीदें काफ़ी नीचे कर लेनी चाहिए। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इफ यू हैव अ चांस, क्योंकि T20 itself is an unpredictable format, right? So probably that's the only thing कि अगर चल गए तो चल गए। 20 ओवर हैं उसमें जो है ना, एनीथिंग कैन हैपन, और इसलिए यू नेवर लूज होप, बट रियलिस्टिकली यू आर राइट के एज कम्पेयर टू अदर। एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी जो नए नए लोग आईपीएल से लेके आते हैं ये लोग, जब वो आईपीएल भी खेलते हैं उनमें शायद शाज और नादिर ही कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि बिल्कुल ही 2 मैच लिस्ट ए का या फर्स्ट क्लास का खेल के जो है सीधा आईपीएल में आ गया। आई मीन अंदर जनरली या तो अंडर 19 से आ रहे होते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, या तो अंडर 19 के शुभमन गिल फॉर एग्जाम्पल, ईशान किशन जो उनके मुंबई के हैं, पृथ्वी शॉ है। पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ, हाँ वो तो अब 14 साल की उम्र में 400 साल पत्नी के 500 रन उसका तो अलग एक फिनोमेना मतलब पृथ्वी शॉ का था, लेकिन उसको भी इतनी जल्दी लेके नहीं आए थे वो, और फिर करेक्ट। उसको भी ला के उन्होंने ड्रॉप किया, और फिर लेकिन लेके चलते हैं साथ साथ ना पृथ्वी शॉ को भी, अब ही इज गेटिंग बेटर। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे मैंने देखा है पृथ्वी शॉ जैसे ही स्टार्टेड टू गेट बेटर, हमारे प्लेयर्स मोहम्मद हफीज स्टार्टेड टू गेट बेटर एट द एज ऑफ 39 यू नो, और बाकी जो है वो आते हैं वो तो और कचरा हो जाता था। आई डोंट नो, ये उल्टा होता था, पाकिस्तान में टैलेंट पे आते थे बेहतर हो जाते थे टीम। उससे एक और याद आया टैलेंट के हिसाब से, हैदर अली केम विद अ बिग बैंग, इफ यू रिमेंबर, और हैदर हैदर अली अली इज। के हाँ, हैदर अली को मेरे ख्याल में इस तरह अनसेरेमोनियसली ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। हैदर अली के बाद बहुत टैलेंट है, हैदर अली एक्चुअली ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेला हुआ है इन लोगों से, जितने अभी टीम में मोहम्मद वसीम जूनियर हो हाँ, गया। लेकिन हैदर अली का प्रॉब्लम यह था कि आई थिंक टेक्निकली ही हैज सम चैलेंजेस, ही इज प्राइमरीली ऑन साइड प्लेयर, ही इज जिसके नॉट ज्यादा। एक्चुअली, द फनी थिंग इज ही इज नॉट, दैट नहीं, इज द फनी। एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट द एग्रेसिव शॉट्स दैट ही हैज। नहीं नहीं, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम्म। उसका फर्स्ट क्लास का और लिस्ट ए दोनों के एवरेज 45 है, तो वो प्रिडोमिनेंटली लेग साइड प्लेयर नहीं, हाँ कुछ पावर शॉट्स आते हैं, लेकिन वो चारों तरफ खेलने का केपेबल है। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल में आके वो प्रिडोमिनेंटली लेग साइड खेल रहा है, और वो जो लोगों ने देखा उसका मतलब ये है कि दिमाग नहीं चल रहा है इतना। जब आप बेसिकली दिमाग पे नहीं आ चल रहे हैं रहा है, तो और कॉन्फिडेंट, हाँ, यू आर नॉट प्लेइंग नॉर्मली, यू आर ओवर थिंकिंग। करेक्ट, हाँ, या, और द थिंग इज लाइक देन यू गेट फाउंड आउट प्रीटी क्विकली एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आई डोंट नो हाउ मेनी मैचेस ही प्लेड, बट आई थिंक ही प्लेड क्वाइट अब अ तो बिट। मेरे ख्याल में 5 to 10 मैचेस मोस्ट प्रॉब्ली इससे ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ प्रॉब्लम फिर ये मिसबा और वक़ार को जो सब ब्लेम करते रहे हैं, प्रॉब्लम यही है ना कि हैदर अली को टीम में लाया गया एज अ हिटर, नंबर 3 नंबर 2 पे जो भी खिलाया गया, आई थिंक उनकी जगह ज़्यादा बनती थी नंबर 4 5 या 6 पे नीचे ना। शुरू में बंदा आया उसको खुले दिमाग के साथ जैसा हैदर आसिफ अली खेलते तो वहीं पे खिलाओ उनको, ज़्यादा सॉलिड बैट्समैन आसिफ अली से बाय फार, उनको पहले उठा के नंबर 3 पे फिर नंबर 4 पे फिर ओपन कराना शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या किया गया, बंदे को पता ही नहीं करना क्या, मुझे मारना है रोकना है करना क्या है भाई। दैट इज। फ़खर आलम फ़खर जमान, चले शर्जील तो बाहर थे, फ़खर जमान को आपने करके कुछ मैचेस अच्छे नहीं के लिए बाहर कर दिया, जिस बंदे ने अभी साउथ अफ्रीका में 197 मार दी चेस करते हुए उसको बाहर कर दिया आपने। ठीक है, जो आपका सेट ओपनर शर्जील जो काम ही है उनको उन वो आने का, वो उनको बाहर कर दिया, मुझे लगता है मुश्किल ही है। द मीज इज वेरी अगेंस्ट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ फिक्सर्स बैक इन द टीम, तो मुझे लगता है आमिर का चांस भी कम ही हो जाएगा। लेकिन फिर आपने बाबर रिजवान को ओपनर बनाने के चक्कर में जो एक्चुअल ओपनर्स उनका सबका पत्ता साफ कर दिया, तो ये तो Yeah, Fakhar Zaman is a big surprise for me too. Not that much Sharjeel, but Fakhar Zaman definitely could have been in the team. और हैदर अली, या हैदर अली को वो जो ग्रूमिंग, जो कि कोचेस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ टू ग्रूम यंग प्लेयर, एंड या ही शॉट सिलेक्शन जो क्वेश्चनेबल है, इट कुड हैव बीन बेटर,
could have gotten better अगर he would have gotten the right advice. आप ये देख लेना कि आई मीन अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है, इज द ओनली लीग टू गो बाय जो एक्टिव क्रिकेट जिसमें पाकिस्तानी खेल रहे हैं. आजम खान ने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक में 50 भी मारी है, कुछ 30-20s अच्छे मारे हैं डिसेंट. इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल कि आसिफ अली को खास परफॉर्मेंस दे पाए हैं पूरे. Heather Ali is also there. Heather Lee Heather is Ali, also there. Heather Lee hasn't given like outstanding performance either. जो मुझे मतलब उनका थोड़ा ना इस मतलब एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है. आई कैंट रियली फाइंड कि लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ हो रही है सीपीएल की. तो मुझे इसलिए मैं देख CPL बिलो वगैरह पे आ रहा है. विलो पे आता है, लेकिन अक्सर इंडिया के गेम आता है तो इंडिया के गेम आने लगता है विलो. Yes, yeah, एंड yeah, सो yeah. वो थोड़ा सा इश्यू होता है. लेकिन खैर लेट्स सी, आई मीन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. ये तो मुझे यकीन है कि ड्रेसिंग रूम में और पीसीबी में काफ़ी टर्मोइल होगा. तो इन्वायरमेंट तो अच्छा नहीं है, ज़्यादा पता स्टेबिलिटी चाहिए होती है टीम की, जा रही है प्रेपरेशन, अब आई डोंट नो क्या होगी. तो बस आप एज़ यूजुअल जब भी वर्ल्ड कप आता है इंडिया के साथ गेम होगा, और फिर हम कहीं कोई ना कोई लोग साथ बैठ के देख रहे होंगे और एज यूजुअल रोएंगे वर्ल्ड कप के मैच के बाद, जो होता है जो 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 ट्रेडिशन रहा है. लेकिन उम्मीद है कि मे बी सरप्राइजिंग हो और हम सब Yeah, सरप्राइज हो जाएं, दुआ इसकी है. we मूविंग always फॉरवर्ड, go back to the Champions Trophy. ऑलवेज गो बैक चैंपियंस ट्रॉफी. फाइनली क्रिकेट को यहाँ खात्मा करते हैं. नवीद भाई हमारे बड़े टेनिस के फैन हैं, और नवीद भाई ने मुझसे खास दरख्वास्त की कि वांट्स टू टॉक अबाउट यूएस ओपन. तो प्लीज गो अहेड नवीद भाई, क्या चल रहा है यूएस ओपन में अब? US Open, like people who follow tennis or tennis के fans हैं, they know कि Novak Djokovic जो कि आजकल नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस के, और Federer and Nadal, for various reasons they are right now out. Federer of course is also almost 39 years old. Nadal is suffering from injuries, so Novak is by far number 1 seedings में भी, points के हिसाब से भी, and his march is on. He's chasing history. He is going for Grand Slam, all 4 major tournaments in the year. So he won today as well, so he's on to quarterfinals. और उसके बाद he is tied with both Federer and Nadal 20 Grand Slams each. So अगर वो ये US Open जीतते हैं तो he would win the 21st, and he would be the most decorated Grand Slam winner in the history of tennis. वाओ. So that is something that is very very interesting. जो मैंने मैचेस देखे हैं नोवाक के, इज नॉट एट हिज बेस्ट. पहले 4 मैचेस में he has lost 1 set in 3 of those matches. So hopefully he can pick up his game, but right now he's very tough to beat. So that is something that is on the men's side. On the women's side, after Williams' sister, especially Serena Williams, it's a wide open field. Number 1 seed Ash Barty is out of the tournament. She lost. Naomi Osaka, she lost too. So it's a wide open field. There are Who's some the young. Canadian star, टेनिस स्टार जिसकी बड़ी बात हो रही है? There are, I think there are one लड़की which is है. 18 year Yeah, old Canadian, yes, yes. Leila Fernandez. She actually won like couple of matches. Naomi Osaka को उसने beat किया था, number 3 seed, and yesterday she also beat Kerber from Germany, जो कि also Grand Slam winner है. So she is young and upcoming star. There are a couple of other Canadian players that are out there. जो कि आज भी मेरा ख्याल है she's probably playing right now. Bendesco, I think her name is. So Leila Fernandez, and also there's one British player, young player, Jo. I think she won today as well. So, but again, women's side is wide open, as I'm saying. Like there are a lot of players who हमारे can टॉप win 6 तो this बाहर है. tournament. Yeah, top 1, number 1 and number 3 seats are out. Number 4 seat still there, Pliskova. She is also a good player. She's a strong contender. But again, all eyes are on Novak, the men's चलें top भाई, seed. Yeah, नोवाक को फॉलो करते हैं, देखते हैं जोकर कहाँ तक पहुंच पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दवाई वाला बात है. शुक्रिया बहुत बहुत नवेद भाई. होपफुली इंशाल्लाह आपको फिर शो पे देखते रहेंगे, और देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है. कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू इंडिया, एंड Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तानी क्रिकेट, क्योंकि हमारे यहाँ एज यूजुअल हमने पूरी दुनिया को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की. तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत, मिसबाह वकार, और गुड लक टू नोवाक जोकोविच. होप
होप्स ही मेक्स हिस्ट्री। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड Okay, नाइट। take care. Good night.